नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे जो कि 7 जनवरी 2021 का है। इसके विभिन्न जो लेख हैं, आलेख हैं, इसमें मुख्य परीक्षा हेतु तथा प्रीलिम परीक्षा हेतु हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज का जो पहला है यह आपके पेज नंबर 6 पे आया हुआ है, यानी संपादकीय पृष्ठ पे आया हुआ है, बूस्टिंग इंडिया विथ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो दोस्तों, इसमें संदर्भ यही है कि भारत किस प्रकार समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में आप वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, यानी चीन को यहाँ पर ध्यान में रख करके बात की जा रही है, यानी हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों पर नज़र से परे भारत की जो अंतःक्रियात्मक तालमेल बनाने में कैसे मदद कर सकती है, इन सब की। तो देखिए, वर्तमान जो परिस्थिति है इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यानी भारत और चीन के बीच जो कॉन्टिनेंटल और कह सकते हैं स्थलीय सीमा और जलीय, यानी भारत को इस समय वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर की भू राजनीति, इवन इंडो पैसिफिक, आप देख सकते हैं कि भारत जो है क्वेड के साथ, यानी इंडो पैसिफिक इंडियन ओशियन के साथ साथ प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी अपनी पहुंच को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में चीन जो है भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको इस खबर से इतर थोड़ी 2 पॉइंट बताना चाहूँगा कि जैसे आप देख सकते हैं, इसमें खबर में वैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत को LAC, इधर आगे बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब क्षेत्रों में इसी में उलझाए रखना चाहता है, जिससे कि भारत की जो समुद्री शक्ति है वह मजबूत ना हो सके। यानी कुल मिलाकर के आप वर्तमान में जो गलवान घाटी का जो केस चल रहा है, और लगातार कल ही समाचारों में चीन ने सीधे बोल दिया है कि युद्ध के लिए तैयार है, तो ऐसे में भारत को कहीं न कहीं भटकाने का प्रयास कर रहा है। यानी भारत को कुल मिलाकर के बात की जाए तो इंडो पैसिफिक यानी इंडियन ओशियन और साथ साथ प्रशांत महासागर में जो भारत अपनी गतिविधि को बढ़ा रहा है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में चीन सोच रहा है कि अगर उसे LAC वाले जो भारत से सीमा, जो भारत की सीमा इससे कितनी दूर है, यह ध्यान रखेंगे कि भारत की दूसरा, यानी भारत का साथ यह अंतर्राष्ट्रीय यानी पड़ोसी देशों में दूसरा ऐसा देश है जिसकी सबसे अधिक सीमा स्पर्श करती है। तो अब ऐसे में क्या है कि इन पूरे क्षेत्रों में भारत को परेशान करने का, नेपाल को लेकर के आप यहां पर देख सकते हैं, इधर पाकिस्तान को हमेशा प्रवोक करता रहता है। तो ऐसे में भारत को स्थलीय सीमा में ही उलझा कर रखना चाहता है। ऐसे में भारत को जागरूक होना होगा। और वर्तमान परिस्थिति में अगर इंडियन ओशियन की बात की जाए तो हम लोग इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तरफ ईस्ट इंडियन ओशियन और वेस्ट इंडियन ओशियन। लेकिन इस समुद्र में दुश्मनों को अक्सर पहचाने योग्य नहीं होता है। इसमें कौन आतंकवादी है, समुद्री डाकू कौन है, पायरेट्स जिसे कहते हैं, अपराधी या मछली पकड़ने वाले भी। तो इस तरह से इनको पहचानने के लिए भारत बहुत सारे सार्थक प्रयास कर रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आज भारत वास्तविक समय में जानकारी साझा करने, संदिग्ध आवाजाही को देखने, ट्रैक करने वाले उच्च श्रेणी के सेंसर और संचार नेटवर्क पर बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, और भारत इस पर कार्य कर रहा है लगातार। यानी हिंद महासागर से संबंधित देशों के साथ साथ यूरोपीय देशों के साथ भी। तो एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इसमें जैसे आप यहाँ मानचित्र के आधार पर देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडियन ओशियन, यानी भारत नौसेना मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश में रडार स्थापित करके भारत के निगरानी जो फुटप्रिंट का विस्तार कर रहा है। मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका पहले ही व्यापक तटीय रडार श्रृंखला से नेटवर्क में एकीकृत हो चुके हैं। यानी कि श्रीलंका है, इधर अभी हम बात करेंगे तो यह जो है यह पहले से ही भारत से संबंधित है,
एक दूसरे को जानकारी आदान प्रदान करते हैं। यानी समुद्री सीमा पर कौन सी हलचल हो रही है, क्या आवाजाही है, उन सभी बातों को भारत पूरी तरह से नजर लगाए रखता है। तो ऐसे में नौसेना मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में भी रडार स्टेशन स्थापित कर रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना के प्रयास मुख्य रूप से पूर्वी, यानी यह देख सकते हैं कि इधर पूर्वी यानी यहां पर वो अपनी स्थिति को भारत मजबूत कर रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इसी के पूरब में ही चीन है और साथ साथ इधर प्रशांत इंडो पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में, चूंकि जब से खासकर भारत तब से जागरूक ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा अवेयर कब से हुआ, जब जून के पहले आप देखा होगा गलवान घाटी में 2020 में जिस तरह से भारत पर आक्रमण किया, भारत के 20 सैनिक मारे गए और भारत ने उसके एवज में 40 सैनिकों को मार गिराया। उसी के बाद से भारत स्थलीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा पर भी अपनी पहुंच को लगातार बनाए रखा है। तो इसलिए सतर्क हो गया है दोस्तों। 7 महासागरीय देश में जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स जल्द ही गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र यानी हिंद महासागर क्षेत्र में संपर्क अधिकारी पोस्ट करेंगे। यानी दोस्तों अब देखिए भारत इन देशों से संपर्क स्थापित किया है और इन सब की जो जानकारी कहां, हमारे गुरुग्राम में है। यानी यह जो भारतीय नौसेना सूचना संलयन केंद्र है हिंद महासागर का, वो कहां है, हरियाणा के गुरुग्राम में है और यह एनसीआर रीजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो यहां पर सारी न्यूज कलेक्ट की जाती है। तो ऐसे में भारत इन देशों के साथ भी, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, इनके साथ वहां पर एक लाइजन अधिकारी पोस्ट करें, इन देशों के अधिकारी भी पोस्ट करेंगे, जिससे कि खबरों का आवाजाही या आवागमन एक दूसरे के देशों को पता रहे। तो जिस तरह से इस पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके। इवन आप यहां पर देख सकते हैं स्टेट ऑफ मलक्का जल संधि है, तो यहां पर अंडमान निकोबार पर हमारा त्रिनेत्र कार्य कर ही रहा है। इस तरह से नौसेना परिवहन केंद्र, तो यहां से हम अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और यहां पर हम यहीं पर रोक लगा देंगे तो चीन अंदर आ ही नहीं सकता है। तो चीन अगर अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा है तो ऐसे में भारत भी पीछे नहीं है। इसके साथ साथ भारत ने यहां पर आप अगर बात की जाए तो यह वियतनाम देश है, यहां पर भी बेस यानी साउथ चाइना सी में भी भारत हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह वह अपनी समुद्री डोमेन को मजबूत बना रहा है। इसके साथ साथ यूरोपियन देश फ्रांस पहले ही भारतीय संलयन केंद्र में एक अधिकारी वह नियुक्त कर चुका है। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक नेवी यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस भी केंद्र में स्थित अधिकारियों के लिए सहमत हो गए हैं, जिससे कि तेजी से पूर्वी हिंद महासागर में सबसे प्रमुख सूचना केंद्र के रूप में यह उभर रहा है। तो गुरुग्राम से यह सभी देश जुड़ेंगे और यहां से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, जिससे कि हिंद महासागर पर भारत की पकड़ और मजबूत होगी। और दोस्तों यह क्यों हो रहा है, थोड़ा सा हिंद महासागर के बारे में जान लीजिए। तो हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है सबसे मजबूत स्थिति है। ऐसे में भारत को यह डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकता है चीन। तो यहां पर आप देख सकते हैं हिंद महासागर को वर्तमान परिस्थिति में अगर बात की जाए तो इसे रत्न गर्भा कहा जा रहा है, यानी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जा रहा है। तो विश्व की ललचाई निगाहें हिंद महासागर में, इवेंट जो है चीन भारत को स्थलीय सीमा में उलझाकर हिंद महासागर यानी सागरों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए और साथ साथ हिंद महासागर के दोहन और हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देशों को अपनी ओर मिला करके भारत के विरुद्ध करना चाहता है दोस्तों। तो इस तरह से जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन में भारत की महती भूमिका है। यही कारण है कि विश्व के विकसित देश, वह चाहे यूरोपियन हो, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, सब जो है भारत की ओर आकर्षित है और अमेरिका तो पूरी तरह से दोनों हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्वाड का भी देखिए गठन इसीलिए किया गया है कि इंडियन ओशन के साथ साथ पैसिफिक ओशियन पर भी पूरी कह सकते हैं मजबूत पकड़ बना सकता है भारत। तो इस तरह से जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिम लैंड थ्योरी ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होंगे, तो उसमें यही सीधे बात की जाती है कि जो लहरों पर राज करेगा वही पूरे विश्व को निर्धारित करेगा। और यही कारण है कि चीन विश्व के शक्तिशाली देश में प्रथम स्थान पर आने का प्रयास में वह इन सागरों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारत हिंद महासागर में कदापि
चीन को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसके लिए विकसित देश, चाहे वह जापान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी, ये सब देश भारत के साथ खड़े हैं दोस्तों। तो यह जो है पूर्वी, आपने देखा होगा इस मानचित्र के आधार पर पूर्वी में तो भारत की काफी मजबूत पकड़ है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों अब पश्चिमी हिंद महासागर की, तो पश्चिमी हिंद महासागर में मेडागास्कर में क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र, जिसको RMIFC कहते हैं, रीजनल मेरी टाइम, ध्यान रखेंगे, रीजनल मेरी टाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में एक संपर्क अधिकारी की स्थिति में अपनी व्यस्तता को भारत बढ़ा रहा है। यानी भारत मेडागास्कर, अब यहां पे थोड़ा सा मानचित्र में हम चलेंगे तो यह जो है पश्चिमी हिंद महासागर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेडागास्कर कहां है, यहां पर है। तो यहां पर RMIFC का जो केंद्र है मेडागास्कर में, भारत ने भी एक अपना अधिकारी यहां पर पोस्ट किया हुआ है। तो इससे पश्चिमी हिंद महासागर की सारी गतिविधियों पर भारत को जानकारी मिल रही है दोस्तों। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सेशेल्स द्वीप है, कोमोरोस है, इन सब में भारत की काफी अच्छे संबंध हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक विभिन्न प्रकार के, चूंकि भारत के बहुत सारे लोग यहां पर रह रहे हैं। मॉरिशस में 40% अनिवासी भारतीय यहां पर रहते हैं दोस्तों। यहां की सरकारों में भारतीय अनिवासी भारतीयों का पूरा हस्तक्षेप है। तो ऐसे में वेस्टर्न हिंद महासागर में भी भारत की पकड़ काफी मजबूत है दोस्तों। ऐसे में नई दिल्ली के साथ, तो इस तरह से भारत, अब देखिए पश्चिमी हिंद महासागर के साथ साथ भारत, देखिए यहां पर अबू धाबी में स्टेट ऑफ हार्मुज, कहां है दोस्तों, हार्मुज जल संधि, यानी फारस की खाड़ी तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में महती भूमिका निभा रहा है दोस्तों। चूंकि अगर रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जल संधि भी वैश्विक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि ईरान से भी भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं और यहीं बगल में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर, जबकि चीन ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, यहां अपना सैन्य सेंटर खोल दिया है हालांकि, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है ईरान से संबंध को। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच भारत को कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से पारस की खाड़ी पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना होगा। तो इस तरह से यह देख सकते हैं। और लॉजिस्टिक समझौते पर भी हस्ताक्षर करने के बाद पेरिस समुद्री कॉमन्स में एक मजबूत साझेदारी के लिए उत्सुक है। यानी 2019 में ही फ्रांस ने भारत, अब देखिए भारत फ्रांस संबंध में आप समुद्री संबंध को भी बहुत, जबकि दूर है उससे, लेकिन यहां पर आप लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि फ्रांस भी हिंद महासागर में खासी रुचि दिखा रहा है। तो ऐसे में पूरी तरह से फ्रांस भारत के साथ खड़ा है दोस्तों। और फ्रांस, अब यहां पर आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले समाचारों में कि हिंद महासागर जो आयोग है उसमें भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल, उसमें बहुत बड़ी भूमिका फ्रांस की रही है। फ्रांस ने इसमें काफी भारत को मदद की थी दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक पॉइंट और याद रखना, हिंद महासागर में 21 देशों के साथ श्वेत नौवहन समझौता, इसको व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे नॉन मिलिट्रिकल कह सकते हैं कि गैर सैन्य जो आवाजाही है समुद्र में, यानी कह सकते हैं व्यापारिक जो जहाज आते जाते हैं, उन सब पर भी निगरानी रखेगा। इसके तहत भारत का 21 देशों के साथ समझौता है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर में भारत पूरी तरह से अपनी पकड़ को बनाए हुआ है। तो ऐसे में चीन जो है चाहे जितना भी करे, हिंद महासागर में भारत को पूरी तरह से पटकनी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि विकसित देश और भारत खुद भी इतना मजबूत हो गया है, आज वो सक्षम है इन सब क्षेत्र। यही कारण है कि समुद्री डोमेन को वह मजबूत बना रहा है दोस्तों। तो यहां पर आप, और यह पहल क्या है, तो भारत अपना सैन्य उपग्रह G7A जल्द ही साझेदारों के साथ समुद्री जानकारी साझा, यानी ये जितने भी 21 देशों के साथ समझौता किया है और भी जो देश हैं, द्वीपीय देश हैं हिंद महासागर में, सबको G7A के तहत जो सैन्य उपग्रह है उसको जानकारी देगा। इस तरह से जानकारी का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में होगा। इस तरह से भारत की पकड़ समुद्री क्षेत्र में मजबूत होगी। तो और यह किसके लिए है? सागर पहल प्रधानमंत्री मोदी की यह बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी इसका मतलब क्या है कि सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से यह सागर प्रेरित है दोस्तों। इसी के माध्यम से अगर आप लोग देखें तो कोरोना नामक महामारी ने भारत ने कितना मदद किया था लोगों की। बहुत सारे देशों
देशों की मदद किया था कोरोना नामक महामारी में। इस मिशन के तहत कोरोना नामक महामारी पूर्वी हिंद महासागर के देशों को सहायता प्रदान किया। 10 मई 2020 को मिशन सागर कैसे शुरू किया, जिसमें उन्होंने भारतीय नौसेना का जहाज INS केसरी मेडिकल सहायता के साथ पहुंचा। मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस के लिए भारत ने रवाना किया और इन देशों की सहायता की कोरोना नामक महामारी में। तो ऐसे में आज आप देख रहे हैं कोरोना नामक महामारी में विश्व के देश के साथ साथ बहुत सारे संगठन भारत की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में चीन तिलमिला रहा है। ऐसे में WHO ने भारत की लगातार तारीफ की। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी आगे खबर आएगी, प्रीलिम विशेष में मैंने लिया है, वहां भी चर्चा करूंगा कि WHO को मना कर दिया है। WHO वहां पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जाना चाहता था चीन में, लेकिन चीन ने मना कर दिया वीजा देने से। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। तो भारत स्थल के साथ साथ समुद्र में भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित। तो इसी पर आधारित एक प्रश्न है, इसको लिखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों की निगरानी से परे भारत की समुद्री पहलों को अंतरक्रियात्मक तालमेल बनाने में मदद करनी चाहिए, इसका मूल्यांकन करें। तो यह बहुत ही सुंदर तरीके से सबसे पहले इसके बारे में, समुद्री सुरक्षा के बारे में लिखिए। फिर मुख्य भाग में भारत कैसे अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, चीन के एवज में क्या क्या भारत कर रहा है, इन सब चीजों को कहते हुए अंत में निष्कर्ष लिखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पेज नंबर 10 पे आया हुआ है, ये भी IR से ही संबंधित है। हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। भारत श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं और जयशंकर नए साल में कोलंबो पहुंचने वाले पहले विदेशी मेहमान हो गए हैं। तो इस पर भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की पकड़ या भारत यहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि आप देखिए भारत श्रीलंका संबंध में थोड़ा सा खबर के बारे में पहले सुन लीजिए कि क्या वहां जाने का क्या दृष्टिकोण है। यानी भारत श्रीलंका कोविड महामारी के बाद की स्थितियों में अपने संबंधों में विस्तार की ओर देख रहा है। महामारी से द्विपक्षीय संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। श्रीलंका भारत से कोरोना के बचाव की वैक्सीन लेने की भी इच्छा जताई है। श्रीलंका दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने हमें अपने संबंधों के विकास के लिए नए अवसर दिए हैं। अब ऐसे में देखना चीन फिर तड़फड़ाएगा। तो यह जो है हिंद महासागर में श्रीलंका की भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है दोस्तों। ऐसे में भारत को तो थोड़ा सा भारत श्रीलंका की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं, साथ में इस खबर को भी इसी में मिला देते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि यानी भारत और श्रीलंका की जो संबंधों की पृष्ठभूमि क्या है, तो यानी दोनों में राजनयिक संबंध हैं, दोनों में सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के संबंध है। अभी कल ही एक डिस्कशन में पार्थ सारथी बहुत बड़े विदेशी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात हंसते हुए कहा कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। यानी श्रीलंका कुछ भी कर ले, श्रीलंका के एक मित्र ने पार्थ सारथी से कहा कि जो है मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसका मतलब यह है कि श्रीलंका चाहे जितना भी भारत और श्रीलंका के बीच में लोग खटास लाने का प्रयास करें, लेकिन बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म भारत में ही पला बड़ा है। तो भारत की ओर बौद्ध धर्म से संबंधित देश भारत की ओर इसीलिए बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रखना के लिए आतुर रहते हैं। तो ऐसे में श्रीलंका जरूर जाएगा, वो फ्रेंड ने पार्थ सारथी को कहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा श्रीलंका से धार्मिक रिलेशन भी है। आप रामायण महाकाव्य में भी आप देखिए तो चर्चा होती है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि श्रीलंका का केवल 4% लोग ही भारत पर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। उनका दृष्टिकोण मात्र 4%, यानी मैक्सिमम लोग भारत के पक्ष में हैं। यानी यह जो ग्लोबल स्कैन द्वारा जो सर्वेक्षण में दिए गए में जो सभी देशों में सबसे कम है। यानी भारत के साथ श्रीलंका के जो नकारात्मक दृष्टिकोण में अगर बात की जाए तो सबसे कम नकारात्मक दृष्टिकोण श्रीलंका ही रखता है। और दोनों देश के बीच आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अब क्यों कि द्वीप का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यह उन्नत मंच पर चर्चा के तहत एकल बाजार स्थापित करने के लिए समझौता भी है। दोनों देशों के बीच गहरे और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत और श्रीलंका एक समुद्री सीमा साझा भी करते हैं और इस तरह से पाक जल डमरू मध्य सुना होगा दोस्तों, आप अक्सर पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जल डमरू मध्य के द्वारा दोनों देश में ने दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक स्थिति पर कब्जा कर लिया है और हिंद महासागर में एक सामान्य सुरक्षा
छतरी बनाने की मांग की है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि यह दोनों देश राष्ट्रमंडल राष्ट्र के भीतर गणतंत्र हैं, यानी रिपब्लिक कंट्री हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों। कहीं सैन्य शासन हो जाता है तो कहीं यानी हमारे पड़ोस में बहुत सारा देखिए लड़खड़ाता हुआ शासन रहता है, लेकिन भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। इसी तरह से श्रीलंका में भी एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो श्रीलंका में हालांकि श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान भारतीय हस्तक्षेप के विवाद से जो है काफी थोड़ा सा खटास आई थी। हाल के वर्षों में श्रीलंका विशेष रूप से नौसेना समझौतों के मामले में चीन के करीब चला गया है। भारत ने संबंधों में सुधार के लिए परमाणु ऊर्जा समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है, 2015 में ही किया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो वाणिज्यिक संबंध भी भारत के हैं। अब वाणिज्यिक संबंध में यानी भारत श्रीलंका कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे कि सार्क हो गया, दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम हो गया, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ हो गया, बिम्स्टेक हो गया। सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से कोस की स्थापना की गई थी कोरोना, उसमें भी उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक संबंध भी हैं। भारत का राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा संपूर्ण में 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का भी कार्यक्रम है, और यह योजना भारत श्रीलंका के रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर 2000 के दशक से लिया जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार बढ़ा है, चौगुना व्यापार बढ़ा। अब बात आती है थोड़ा सा मछुआरा विवाद पर। उस पर भी हमारे देश के विदेश मंत्री ने चर्चा की है कि हम वहाँ के जो हमारे देश के मछुआरे वहाँ की जेलों में हैं, तो वहाँ के मछली मंत्री से जो हैं उनसे हम बात करेंगे कि उनको छोड़ा जाए। तो इस तरह से श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों द्वारा पाक जलडबरू मध्य में, जहाँ भारत और श्रीलंका केवल 12 समुद्री मील से अलग होते हैं, भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने पर गोलीबारी की कई घटनाएं घटित हुई हैं। भारतीय मछुआरों द्वारा मशीनीकृत ट्रॉलरों का उपयोग करने के कारण यह मुद्दा शुरू हुआ, जिसने श्रीलंकाई मछुआरों यानी तमिल सहित को मछली से वंचित कर दिया और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को नुकसान पहुंचाया। तो श्रीलंका सरकार चाहती है कि भारत पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र में मैकेनाइज्ड ट्रॉलर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए, और इस विषय पर बातचीत चल रही है। अब तक कोई ठोस समझौता नहीं किया गया है, क्योंकि भारत इन ट्रॉलरों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने का पक्षधर है। तो इस तरह से हमारे विदेश मंत्री इस पर भी चर्चा करेंगे, विकास के मामले में सहयोग करेंगे, साझा पर्यटन करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो खबर है, तो इस दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, ये पॉइंट हमने बताया। तो इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि आतंकवाद निरोधी अभियान, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश के विषयों पर वार्ता कर रहे हैं। साथ साथ भारत द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध कराने का औपचारिक अनुरोध श्रीलंका ने किया, और जयशंकर साहब ने तुरंत यह बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी यही दिली इच्छा है कि कोरोना नामक वैक्सीन का प्रचार प्रसार और वहां पर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए यहां से वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। भारत में तमिलों की जायज मांगों को सम्मान दिए जाने का भी भारत पक्षधर है। साथ ही श्रीलंका की एकता अखंडता के पक्ष में है, यानी उसकी संप्रभुता को खंडित नहीं करते हुए वह तमिलों को न्याय दिलाने की मांग करेगा। तमिल समुदाय बराबरी, न्याय, सम्मान और शांति की भावना के साथ रहें, यह श्रीलंका के भी हित में रहेगा, ऐसा हमारे देश के विदेश मंत्री का कहना है। भारत श्रीलंका के विकास को पूरा सहयोग देने को भी इच्छुक है, चाहे वह पर्यटन के मामले में हो, चाहे वह स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वह जो है विकास गतिविधियां, बहुत सारे जो ऋण भी उपलब्ध भारत कराता है। इस तरह से लघु विकास परियोजनाओं में भी भारत पूरी तरह से समझौता किया हुआ है। भारत ने हम्बन टोटा और पॉइंट पेड्रो में भी अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति की है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत हर क्षेत्र में, वह कोई भी क्षेत्र हो, श्रीलंका की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। चाहे 2004 की सुनामी हो, भारत ने बहुत मदद की थी। इसी तरह से दोनों देश एक दूसरे के बीच साझा पर्यटन, आतंकवाद निरोधी अभियान, एक दूसरे को आने के लिए, इस सब पर भारत श्रीलंका को नौसेना को पूरा सहयोग देने को भी तैयार है। विदेश मंत्री श्रीलंका में जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई के संबंध में श्रीलंकाई मछली पालन मंत्री से भी वार्ता करेंगे। अब यहां पर एक और भी देश चीन का बात बिना किए कैसे हम लोग रह सकते हैं। तो हाल
के वर्षों में श्रीलंका विशेष रूप से नौसेना समझौतों के मामलों में चीन के करीब चला गया है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश है और चीन नियमित रूप से श्रीलंका में नौ साम्राज्यवाद के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाता है। यानी यहां पर आप देखेंगे तो हम्बन टोटा पे उसने बेस बना लिया है, 99 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया है दोस्तों। तो इस तरह से यह भारत के लिए चिंता का कारण है। चीन का कदम न केवल भारत की शक्ति को प्रभावित करता है बल्कि श्रीलंका की संप्रभुता को भी प्रभावित, लेकिन भारत कभी भी श्रीलंका की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। तो इस तरह से यह एक सामूहिक खतरा है जिसे सामूहिक समाधान की आवश्यकता है। तो इस तरह से आगे की रास्ता यही हो सकता है कि हमारे देश के विदेश मंत्री भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से यह खबर रही है दोस्तों। इसी पर आधारित प्रश्न है, इसको लिखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत श्रीलंका संबंध पर चर्चा करें तथा यह बताएं कि भारत की विदेश नीति को यह कैसे प्रभावित करता है। इसको 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। पृष्ठभूमि, फिर वर्तमान परिदृश्य, थोड़ा सा पिछला पॉइंट डाल करके और आगे की राह क्या हो सकती है इसको कहते हुए निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों जीएस के सेकंड यानी पॉलिटी के अंतर्गत हम इसे डाल सकते हैं पेज नंबर 6 पर। यह भी संपादकीय है, द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर। यानी दोस्तों यहां पर यह संदर्भ है आरक्षित और सामान्य के बीच की जो रेखा है एक विचार और अभ्यास के रूप में आरक्षण को प्रभावित कर रही है। तो इसी पर यह बहुत ही अच्छा लेख आया हुआ है। तो यहां पर थोड़ा सा जानना आवश्यक है आपके लिए कि सबसे पहले आरक्षण का अर्थ क्या है। तो आरक्षण का अर्थ क्या होता है, यानी अपनी जगह को सुरक्षित करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने की। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में ही जाते हैं तो अब रेल के टिकट का सुरक्षित करना, आप पहले से ही आप रिजर्वेशन करते हैं, या फ्लाइट पे जाते हैं तो सुरक्षित करते हैं। इसी तरह से विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी पाने की हो तो अपना आरक्षित करने की। तो आरक्षण का संदर्भ यही है दोस्तों। तो अब इसमें जैसे कि आरक्षण की बात का जो अगर बात किया जाए कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, आरक्षण की यह जो है ये कह सकते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, थोड़ा सा इतिहास में भी जाने। इसके विभिन्न चरण रहे हैं दोस्तों। तो आरक्षण के जो भारत में शुरुआती चरण रहे हैं तो हम सर्वप्रथम यही आपको बात करेंगे कि भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेजी सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। यानी दोस्तों आरक्षण कोई ये नया नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद, यह 1882 से चला आ रहा है दोस्तों। और 1921 में अभी इस बार जो है वह 100 वर्ष मना रहा है, 10 शताब्दी मना रहा है। मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया था। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं 1891 में आरंभ में त्रावणकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों की भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई थी। कब? 1891 में। ये विभिन्न चरण हैं। इसी तरह से 1902 में दोस्तों महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई थी। अधिसूचित भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है, 1902 में यह हुआ था दोस्तों। इसी तरह से 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में प्रशासन में जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा था के लिए आरक्षण शुरू किया गया। 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान क्रमशः हिंदू, शूद्र जातियों व डिस्प्लेस्ड क्लास के नाम से पारित किया गया था। इसी तरह से 1921 जो इसमें दिया हुआ है, इसमें जो है इसमें एडिटोरियल में, तो इसमें बात की जा रही है कि 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16% और मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16%, अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से दोस्तों 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। याद हो तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। और दोस्तों 1935 के ही भारत शासन अधिनियम में प्रावधान अछूत व जंगली जनजातियों के लिए भी किया गया था। 1942 में बी आर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी। 1946 के कैबिनेट मिशन में अन्य सिफारिशों के साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव किया गया था। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही यानी कह सकते हैं कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े और अनुसूचित
जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई हैं। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं और यह दोस्तों हर साल संशोधन कर करके बढ़ाया जा रहा है 10-10 साल पे। और इसी तरह से 1979 में मंडल आयोग आया दोस्तों। 79 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग की स्थापना हुई और इस आयोग के पास अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में कोई सटीक आंकड़ा नहीं था। इस आयोग ने ओबीसी की 52% आबादी को मूल्यांकन करने के लिए 1931 की जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्ग के रूप में 1257 समुदायों को वर्गीकरण किया था और 1980 में मंडल आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की। तात्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की गई और 2006 तक पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 तक पहुंच गई, जो मंडल आयोग द्वारा तैयार समुदाय सूची में 60% की वृद्धि है। और दोस्तों इसी तरह फिर 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया। बहुत सारा आंदोलन हुआ, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू हुए। इसी तरह से 1991 में नरसिंहा राव की सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। तो इस तरह से 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व पीठ ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया। दोस्तों फिर 1995 में इसमें बीच बीच में संशोधन करते रहे। फिर 50वां संविधान संशोधन पदोन्नति की बात की गई, यानी अनुच्छेद 16 के 4 में अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2008 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया और इसके अलावा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। तो यह दोस्तों यह तो रही चरण रहा और इसी तरह से 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस यानी 10% आरक्षण की बात की गई है। यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आपके लिए समझना कि भारत में सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की और भारत के संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि के लिए आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया। तो इसलिए आवश्यक था दोस्तों। अब वर्तमान में भारत में आरक्षण की स्थिति अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 15%, जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और 103वें संविधान संशोधन के तहत 10% आरक्षण और अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में इसमें जो है परिवर्तन किया गया। तो इसमें पॉइंट को जोड़े गए दोस्तों। तो यह जो है महत्वपूर्ण पूरी बातें हैं। तो इसमें इसी पर संदर्भित जो प्रश्न है इसको लिखने का प्रयास करिएगा कि आरक्षित और सामान्य के बीच की रेखा एक विचार और अभ्यास के रूप में आरक्षण को प्रभावित एवं धुंधला कर रही है। इसकी चर्चा करें दोस्तों। इसको 15 शब्द में 250 शब्दों में 15 अंक है, इसे लिखने का प्रयास करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम विशेष खबरों में। आज पेज नंबर 13 पे आई हुई खबर है जो कि चाइना डिनाइज एंट्री टू WHO एक्सपर्ट। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह चित्र बना हुआ है टेड्रोस एधनोम का जो कि WHO के चीफ हैं और इस तरह से यह बहुत ही कह सकते हैं शर्मनाक बात है क्योंकि WHO जिस तरह से चीन की मदद कर रहा था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीच में डोनाल्ड ट्रंप WHO से सभी प्रकार के संबंध खत्म कर लिए थे चीन को ही देखते हुए। चीन ने बहुत सारी WHO को मदद भी दी थी। लेकिन दोस्तों WHO है क्या? WHO का काम क्या है? यानी WHO की जो टीम विशेषज्ञ टीम वहां पर जाना चाहती थी वुहान, क्योंकि अमेरिका हमेशा इसे वुहान वायरस कह के पुकारता था। तो अब ऐसे में वहां पर जा करके वहां की जो कोरोना की सारी जो पेचीदगियां हैं उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना WHO का काम है।
WHO आखिर संस्था है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। यह संस्था का कार्य क्या है, यह संस्था क्यों बनाई गई। हालांकि WHO पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर थी, अब तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप रहे नहीं, अब जोसेफ बाइडेन आ रहे हैं। तो इस तरह से WHO पर चीन जो कह सकते हैं चीन पर बहुत ज्यादा खुश था और चीन ने WHO को एक तरह से देखा जाए तो निराश कर दिया है। तो कोविड-19 महामारी के लिए कह सकते हैं कि चीन पूरी तरह से जिम्मेदार रहा है। तो ऐसे में अब WHO क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा जानना आवश्यक है। तो दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, पर शुरुआत में 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और WHO एक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी है, यानी इसका मुख्य काम है कि मुख्य दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना। दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी, आकलन करने भी इसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों यह संगठन मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण, असंचारी रोग आदि की रोकथाम की दिशा में भी काम करता है। दोस्तों WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानम हैं, जो कि यहाँ इथोपिया से हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने इस कोरोना महामारी में पूरी तरह से प्रयास किया कि इसके बारे में जानकारी हासिल। हालांकि WHO के कह सकते हैं कि दामन में दाग लगा हुआ है, क्योंकि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पूरी तरह से WHO को भी जिम्मेदार ठहरा रहा था कि यह पूरी तरह से जो स्प्रेड हुआ या फैला, WHO कर क्या रहा था। जब चीन से शुरुआत हुई थी तो वहीं पर इसको रोक देना चाहिए था। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना स्ट्रेन, नया स्ट्रेन ब्रिटेन में आया और उस पर कंट्रोल, जैसे हमारा भारत भी पहला ऐसा देश बन गया जो आइसोलेट करने की प्रक्रिया को सक्सेस किया। तो इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता था और WHO की यह लापरवाही थी, तो इसके ऊपर बहुत सारे दाग भी थे। हालांकि WHO अब वहां पर अपनी विशेषज्ञ टीम भेज करके कोरोना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे में चीन मना कर रहा है। तो इसका अहम यही है, इसने अपनी स्थापना के बाद से ही WHO ने स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसने एड्स, इबोला, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम पर भी काम कर रहा है। तो इस तरह से WHO वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया में जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है। तो ऐसे में अमेरिका ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि यह कर क्या रहा था। हालांकि अब देर आए दुरुस्त आए, वह चीन जाने की बात कर रही है उनकी विशेषज्ञ टीम, लेकिन चीन ने जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इसी संबंधित खबर है, इसी पर आधारित एक प्रश्न दिया हूं, इसको देखिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। WHO के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करता है। यह कथन एकदम सत्य है। चीन ने कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम को मंजूरी नहीं दी, यह भी कथन एकदम सत्य है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है दोस्तों, और इसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में है। ये कथन दोस्तों असत्य है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। तो इसमें आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 होगा। अब बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, प्रीलिम विशेष है, पॉलिटी से संबंधित, पेज नंबर 4 पे आई हुई है। ऑटोनॉमस स्टेट सॉट विद इन आसाम। तो दोस्तों असम राज्य जो है ऑटोनॉमस स्टेट की मांग कर रहा है दोस्तों, यानी लोकसभा सदस्य सहित असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के एक समूह ने केंद्र को एक ज्ञापन सौंपकर असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण के लिए अनुच्छेद 244A के लागू करने की मांग की है। तो इसीलिए खबरों में है दोस्तों। और याद रखना कि 244A 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1969 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244 का को जोड़ा गया था, जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि के द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रि परिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। तो इसी संबंधित यह खबर है दोस्तों, इसी पर आधारित प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत संसद विधि द्वारा असम राज्य के भीतर एक स्वशासी राज्य बना सकेगी, यह कथन एकदम सत्य है। यह भारत के संविधान में 22वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था, यह भी कथन सत्य है। अतः आंसर दोनों होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट खबर है अनुभवा मंडपम या मंतपा। तो फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर न्यू अनुभवा मंतपा। दोस्तों इसी संबंधित यह खबर है, न्यू
जो अनुभवा मंटपा यह कहाँ बनाया जा रहा है, यानी बसव कल्याण में परियोजना बसवेश्वरा जिस स्थान पर यह परियोजना है, तो यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बसव कल्याण में एक न्यू अनुभव मंटपा की आधारशिला रखी है। दोस्तों, यह स्थान 12वीं शताब्दी के कवि दार्शनिक बसवेश्वरा अपने जीवन के अधिकांश समय तक यहीं रहे थे और यह 7.5 एकड़ क्षेत्र में 2 साल के भीतर 500 करोड़ की परियोजना को पूरा करने का वादा किया है सरकार ने और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए अनुभवा मंडपम के बारे में कि इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में बसवन्ना द्वारा की गई थी और यह कर्नाटक के बीदर जिले में बसव कल्याण में स्थित है। यह दुनिया की पहली धार्मिक संसद है जिसका अर्थ है अनुभव मंडपा। तो इस तरह से 12वीं शताब्दी में लिंगायत धर्म के मनीषियों, संतों और दार्शनिकों की एक अकादमी थी। दोस्तों, यह लिंगायतों से संबंधित सभी धर्म और दार्शनिक विचारों का एक समूह था। इसकी अध्यक्षता रहस्यवादी अल्लामा प्रभु ने की थी और कर्नाटक तथा भारत के अन्य कई शरणार्थी सहभागी थे और यह संस्था भी वचना साहित्य का समूह थी जिसे वीरशैव धार्मिक और दार्शनिक विचार के प्रचार के लिए वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता था। वीरशैव दर्शन के अन्य दिग्गज जैसे अक्का महादेवी, चन्ना बसावन्ना और बसवन्ना खुद अनुभा मंटपा के प्रतिभागी थे। और दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुभवा मंटपा को महामने भी कहा जाता है और अनुभा मंटपा ने वचनों के माध्यम से प्रचारित मानव मूल्यों से भरपूर एक जीवंत, जाति विहीन, पंथ विहीन समाज का निर्माण करने का काम किया था और यह सामाजिक आध्यात्मिक क्रांति थी। दोस्तों, समतावादी समाज की स्थापना के लिए। तो यह इसी पर आधारित प्रश्न है। अनुभव मंडपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी ईस्वी में बसवन्ना द्वारा की गई थी। यह कथन एकदम सत्य है। यह 12वीं शताब्दी में लिंगायत धर्म के मनीषियों, संतों और दार्शनिकों की एक अकादमी थी। यह भी कथन सत्य है। अनुभव मंटपा को महामने भी कहा जाता है। यह भी कथन सत्य है। यह महाराष्ट्र के बीदर जिले के बसव कल्याण में स्थित। दोस्तों, यही असत्य है क्योंकि कर्नाटक के, अभी मैंने बताया ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने न्यू मंडपा अनुभव मंडपा का यानी धार्मिक संसद के निर्माण की बात की है। तो यह जो है इससे संबंधित खबर है। इसको कला और संस्कृति से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पेज नंबर 14 पे आई हुई खबर है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, NIP एज पार्ट ऑफ इंफ्रा स्पेंडिंग पुश, यानी पाइपलाइन एक्सपेंडेड टू 7300 प्रोजेक्ट। ये देख रहे हैं हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और इन्होंने यानी 7300 परियोजनाओं के लिए पाइपलाइन का विस्तार यानी इस पे समीक्षा की बात की है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की प्रगति की समीक्षा की क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे के खर्च में तेजी लाना चाहती है और सरकार ने कहा है कि NIP के विस्तार को एक साल पहले 6385 परियोजनाओं से किया गया था और 7300 से अधिक परियोजनाओं के लिए प्रगति कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों निर्मला सीतारमण ने इस खबर में इसमें चर्चा किया हुआ है कि समीक्षा की है। इसमें 34 जल और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिनकी कीमत 3.6 लाख करोड़ आएगी। तो दोस्तों थोड़ा सा जान लीजिए NIP क्या है। तो यह भारत में 102 लाख करोड़ की प्रारंभिक स्वीकृत राशि के साथ 5 साल की अवधि में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक समूह है। पाइपलाइन को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इसे सार्वजनिक किया था। यह अनुमान है कि भारत अपनी विकास दर को बनाए रखने के लिए 2030 तक बुनियादी ढांचे पर 4.5 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता होगी। NIP का प्रयास इसे प्रभावी तरीके से करना है। और मई 2020 में NIP में अतनु चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी थी। दोस्तों इसमें उन्होंने जो सिफारिशें की हैं कि निवेश की जरूरत है, यानी कम से कम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और आर्थिक विकास को चलाने के लिए अगले कह सकते हैं 5 वर्षों के लिए 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। ऊर्जा, सड़कें, रेलवे, शहर परियोजनाएं 70% परियोजनाओं के लिए अनुमानित है। इसी तरह से केंद्र 39%, राज्य 40% को परियोजनाओं को लागू करने में लगभग बराबर हिस्सेदारी की उम्मीद है, जबकि निजी क्षेत्र 21% की। तो ये सब इसमें सिफारिशें हैं अतनु चक्रवर्ती के द्वारा। संपत्ति की बिक्री के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए, अवसंरचना पर संपत्तियों का मुद्रीकरण, विकास वित्त संस्थानों की स्थापना की जाए, नगर पालिका बॉन्ड बाजार को मजबूत करना, इन सब कार्यों को जैसे राज्य भी कर रहे हैं। और टास्क फोर्स ने निम्नलिखित 3 समितियों की स्थापना की सिफारिश की है, जिसमें NIP की प्रगति और निगरानी तथा देरी को समाप्त करने के लिए समिति, दूसरा है क्रियान्वयन प्रक्रिया का पालन
करने के लिए प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय स्तर पर संचालन समिति बनाने की बात की गई है और एनआईपी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए डीईई में संचालन समिति के भी निर्माण की सिफारिश की गई है। तो ये पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी पर आधारित प्रश्न है, एनआईपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में 102 लाख करोड़ की प्रारंभिक स्वीकृति राशि के साथ 5 साल की अवधि में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक समूह है। यह कथन एकदम सत्य है। यह अनुमान है कि भारत को अपनी विकास दर को बनाए रखने के लिए 2030 तक एक बुनियादी ढांचे पर 4.5 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता होगी। यह भी कथन सही आता है, आंसर सी होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं, 2019 में आया हुआ प्रश्न है और दोस्तों इसी संबंधित एक खबर आई हुई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो मामला चल रहा है, कानून सुप्रीम कोर्ट में जो बात की गई है, तो कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको लव जिहाद कानून नाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में यह आया हुआ है खबर, उसी संबंधित देखिए कि 2019 में प्रश्न आया हो, तो उस खबर को भी जरूर देखिएगा। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या 29? तो यह अनुच्छेद 21 है, सीधे सीधे यह आया हुआ है 2019 में, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आज हमने मुख्य और प्रीलिम परीक्षा की सभी की चर्चा की। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।